15 मिनट मीडिया को रोकते हैं और 15 मिनट में टोटल का टोटल इतिहास रच देती है यूपी की पुलिस, उसका एनकाउंटर कर देती है। और फर्जी स्टोरी क्या बनाती है कि वो भाग रहा था। सवाल बनता अगर वो भाग रहा था तो उसके सीने पे गोली क्यों लगी? कार में कैसे भाग रहा था भाई? वो 2-4 झपाड़ मारते वो वहीं बैठा रहता। कितनी गुंजाइश होती है कार में बैठने की? तो वो थोड़ी था पार्क थोड़ी था, वो भाग रहा था। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं आपको। मतलब पब्लिक को यूँ सोचते हैं कि हम ना खलील खां के जमाने की तो फाख्ता उड़ा रहे हैं, हमें बावला बना देते हैं। इतने बावले नहीं है मोदी जी, हम इतने बावले नहीं है टकलू हम, तुम्हें बावला बना देगा यूपी के सीएम। तूने पागल समझा है हमें? तो उसको मार देते हैं, 3 गोली इसके सीने पे मार देते, फिर कहते हैं कि हमने इसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर करा लेकिन कत्ल करा क्यों? क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी फाइलें थी, इनके सबूत थे, इनके काले चिट्टे थे। इसको मारना जरूरी हो गया था। इसके पास बीजेपी के आरएसएस के काले चिट्टे थे। और वो हरामखोर, कैंसर ज्यादा लकवा ज्यादा, वो क्या कह रही है? ताहिर का एनकाउंटर करो। कब होगा मौलाना साहब का एनकाउंटर? कब होगा? मारो या मरो। गुफा से निकल कर आई क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी रोड थोड़े खाली चल रहे हैं। तो कार में अगर सेक्स वीडियो वायरल हो गई तो क्या होगा? इसलिए गुफा में पड़ी हुई थी 2-3 महीने से, एक निकल कर आई और कहती है इन दोनों का एनकाउंटर कब होगा। द न्यूयॉर्क टाइम एक मैगजीन है, उसने एक आर्टिकल छापा है। उसने कॉट बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप एट 1500 फीट्स। उसने ये कहा कि चाइना ने जो है हिंदुस्तान के जो फौजियों को हैं वो पकड़ा है, लेकिन ये फिर भी हमारा भारत जो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस वक्त अगर आप हालात देखें, फॉर्मर यूएस एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा है कि सिर्फ हम भारत का साथ कभी नहीं देंगे। उन्होंने कहा, साफ कहा उन्होंने कि सिर्फ हम भारत का साथ वैसे नहीं देंगे जंग वंग में। हाँ, अगर वो हमसे हथियार खरीद के चाइना से लड़ता है तो हम तैयार हैं। यानी अमेरिका ने हमें बेवकूफ़ बनाया ताकि उसने हमें चने के खेत पे चढ़ा दिया कि हम चाइना से लड़ें। वो सिर्फ इसलिए चढ़ाया ताकि हम उससे हथियार खरीद सकें, इसलिए नहीं कि वो हमारी तरफ से चाइना से लड़ेगा। अपने हथियार, अपना धंधा चलाने के लिए उसने हमें चने की झाड़ पे चढ़ाया। और अब साफ कह दिया जॉन बोल्टन ने कि हम भारत का साथ नहीं देंगे चाइना की लड़ाई के लिए। हाँ, हथियार खरीद ले हमसे। और ये भी बोला कि भारत ने जो हथियार रशिया से खरीदे हैं वो निहायती घटिया हैं और बकवास हैं, जो इतनी हाइट पे काम नहीं करेंगे जो अभी इन्होंने खरीदे हैं। जो ड्रामा चल रहा है, जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं लद्दाख नहीं गया, अभी भी स्ट्रीम मीडिया चिल्ला रहा है कि लद्दाख को हमने खदेड़ दिया, चाइना को हमने खदेड़ दिया, ये कर दिया। और लद्दाख के पॉलिटिशियन चिल्ला रहे हैं कि भारत का मीडिया से कह रहे हैं कि हमें बचाओ, तुम जो उल्टे सीधे बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना हमें घेर रहा है, रोज बरोज हमें घेर रहा है। और कई साल से चाइना जो है लद्दाख को घेर रहा है, अभी से नहीं घेर रहा, वो कई साल से घेर रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें वहां पे कौन सा मीडिया लगा हुआ है, सीसीटीवी लगे, हमें क्या पता चलेगा चाइना कितना अंदर आ गया? अब बहुत तेजी से आ रहा है अंदर। तो आप एक चीज देखें, अगर किसी भी मुल्क की आर्मी कमजोर होती है तो उस मुल्क की जो हुकूमत है वो तानाशाह और मजबूत होती है। ये हर जगह का हिसाब है, ये भारत का हिसाब नहीं है। तो अगर किसी मुल्क के गद्दारों को, पॉलिटिशियन को मजबूत करना हो तो उस मुल्क की सेना को कमजोर कर दिया जाता है। और यही हाल भारत का चल रहा है कि भारत की सेना को कमजोर करा जा रहा है ताकि वो अंदर, क्योंकि वो सेना हिफाजत करती है, क्या उसको देश के अंदर नजर नहीं आएगा फिर कि देश में क्या चल रहा है? इसलिए उन मुल्कों में जहां पर हुकूमतें बेईमान होती हैं, गद्दार होती हैं, वो अपनी आर्मी को कमजोर करती हैं। और इसी के लिए एक कदम था, अगर आप जानते हो, हमारे सीडीएस बिपिन रावत, जानते होंगे आप, तीनों आर्मी के जो कमांडर चीफ हैं उनको एक बना दिया गया। पहले तीनों आर्मी के अलग अलग होते थे, हर मुल्क में अलग अलग होते हैं, लेकिन और उनकी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में थी, भारतीय प्रेसिडेंट के हाथ में थी। लेकिन पिछले साल तीनों आर्मी के एक ही बिपिन रावत को बनाकर टोटल पावर जो है वो नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले ली। ये इस तरह मत देखिए, ये इस तरह देखिए कि टोटल के टोटल आरएसएस ने अपने हाथ में ले ली। और जिस मुल्क में तीनों आर्मी का एक सीडीएस होता है उस मुल्क में बगावत के 101% चांसेस रहते हैं, क्योंकि तीनों फौजें एक साथ आ जाती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो वहां बगावत हो सकती है। इसीलिए हर फौज का जो चीफ है वो अलग अलग करके रखा जाता है ताकि किसी भी मुल्क को बगावत से बचाया जा सके। अब इंडियन फोर्स मैगजीन है, इंडिया की मैगजीन है, भारत और कहीं की नहीं है। इंडियन फोर्स मैगजीन के जो एडिटर हैं
वो परवीन सहाने हैं, जो खुद एक आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं। वो कहते हैं कि ये जो फौज है ये खुश नहीं है, ये भारतीय फौज जो है ये विपिन रावत से खुश नहीं है, और ये लोग चाहते हैं कि विपिन रावत जो है वो इस्तीफा दें, और अगर फौज को जिंदा रखना है, फौज का वजूद जिंदा रखना है, तो सीडीएस विपिन रावत और को हटाना पड़ेगा, या खुद मोदी जी रिजाइन दें या वो रिजाइन दें। और जनरल निर्वाणे को भी जनरल निर्वाणे जो है सारी जिम्मेदारी उनको दी जाए। अगर भारत में अपनी फौज का अस्तित्व बचाना है तो ये विपिन रावत है इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं, ये इंडियन मैगजीन लिख रही है, और ये वो मैगजीन है जो फौज के हालात लिखती है, फौज के बारे में बताती है। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये डेटा मैं कोई अपनी तरफ से नहीं दे रही। तो ये सारे ड्रामे चल रहे हैं, इसी वजह से, ये इन ड्रामों की वजह से। अगर आप देखें, पहले विकास दुबे वाला चैप्टर लाया गया 10 दिन पहले, आपको क्या लग रहा है वो वैसे अचानक हुआ था? नहीं, अचानक नहीं हुआ था, वो प्री प्लान था, ताकि चाइना से, नेपाल से आपका दिमाग डाइवर्ट करके भारत के अंदर आपको उलझा दिया जाए, यहाँ के मकड़ जाले में आपको फंसा दिया जाए। इसीलिए वो विकास दुबे को यूज करा गया। हालांकि विकास दुबे को भी मारने का प्लान होगा इनका, लेकिन उसको ये वाली बात पता नहीं होगी। इसलिए पूरा का पूरा इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार करा, पुलिस वालों का एनकाउंटर कराया, ताकि पूरा भारत वहां लग जाए। आप चाइना का सवाल ना करें, आप पेट्रोल का सवाल ना करें, आप डीजल पे सवाल ना करें। जिस तरह सब देखा था, आप लोग सड़कों पे निकलने शुरू हो गए थे, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। अब कोई कह रहा है पेट्रोल महंगा हो गया? कोई बात कर रहा है पेट्रोल की? नहीं कर रहा ना। तो वो सारे ड्रामे इसलिए करेगा। और कितना एनकाउंटर हुआ था आपने देखा, जो बंदा 10 पुलिसकर्मियों को शहीद करके जिंदा सलामत उनका असलहा लूट के चला जाता है, फिर वो जाता है फरीदाबाद, जाता है जहां पर इन्हीं की हुकूमत है। उसके बाद वो तीसरी स्टेट जाता है, कहां? मध्य प्रदेश जाता है, जहां पर यानी जो योगी आपको बेवकूफ बनाकर ये कह रहा था कि हमने बॉर्डर सील कर दिए और ये जो विकास दुबे ये जा नहीं सकता, वो पहले इनकी एक स्टेट में पहुंचता है, फिर दूसरी स्टेट में पहुंचता है, और इस वक्त भारत में बहुत आवाजें उठ चुकी होती हैं। तो पूरा ड्रामा तैयार करते हैं, विकास दुबे से कहते हैं कि तू मंदिर में जाके सरेंडर कर, क्योंकि उस मंदिर में कैमरे थे। तो वो ये कहता है हाँ मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए और उसकी वीडियो वायरल हो जाए। उसके बाद वो सरेंडर कर देता है, क्योंकि वो ख्वाब खरगोश में होता है। उसको ये थोड़ी पता अगर मैं गद्दारी कर रहा हूं तो जो जिन गद्दारों के लिए मैं गद्दारी कर रहा हूं वो मुझे जिंदा छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो लाइन है क्रिमिनल लाइन है, यहाँ पर गद्दार जो होते हैं गद्दारों के भी वफादार नहीं होते, यहाँ वफादारी होती ही नहीं है। यहाँ सिर्फ नोट चलता है, यहाँ सिर्फ पैसा चलता है। वफादारी यहाँ छू मंतर होती है, ख्वाब खरगोश होती है, वफादारी नहीं होती। तो विकास दुबे को बड़ी खुशफहमी थी कि मैं बच जाऊंगा, मैं मारा नहीं जाऊंगा, तो वो सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद वो बड़े आराम से जा रहा होता है, जीप में जा रहा होता है, और जा रहा होता है, बहुत देर तक मीडिया जा रहा होता है, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस हो जाता है ना। उसके बाद जैसे ही कानपुर में गाड़ी एंट्री करती है, टोटल मीडिया को रोक लिया जाता है, और उसकी गाड़ी जो है ना वो लंगड़ी खेल रही होती है, एकदम पलट जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है, गाड़ी टेढ़ी हो जाती है ना। क्योंकि ये उसका काउंटर कर देते हैं। 15 मिनट मीडिया को रोकते हैं, और 15 मिनट में टोटल का टोटल इतिहास रच देती है यूपी की पुलिस, उसका एनकाउंटर कर देती है। और फर्जी स्टोरी क्या बनाती है कि वो भाग रहा था। सवाल बनता अगर वो भाग रहा था तो उसके सीने पे गोली क्यों लगी? कार में कैसे भाग रहा था भाई? वो 2-4 झपाड़ मारते वो वहीं बैठा रहता। कितनी गुंजाइश होती है कार में बैठने की? वो थोड़ी था पार्क, थोड़ी था जहां वो भाग रहा था। तो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं आपको, मतलब पब्लिक को यूं सोचते हैं कि हम ना खलील खां के जमाने की तो फाख्ता उड़ा रहे हैं, हमें बावला बना देते हैं। इतने बावले नहीं है मोदी जी, हम इतने बावले नहीं है टकलू हम कि तुम्हें बावला बना देगा यूपी के सीएम। तुमने पागल समझा है हमें? तो उसको मार देते हैं, 3 गोली इसके सीने पे मार देते, फिर कहते हैं कि हमने इसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर करा लेकिन कत्ल करा क्यों? क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी फाइलें थी, इनके सबूत थे, इनके काले चिट्टे थे। जब ये इंटरनेशनल फेम हो गया, दुनिया से इनकी ललकारें उठने लगी, चीख चिल्लम होनी शुरू हो गई कि पुलिस वालों का एनकाउंटर करके चला गया। दुनिया का इतिहास ही उल्टा हो गया कि जो पुलिस वाले एनकाउंटर करने इसका गए थे, उल्टा उसने ही इनका एनकाउंटर कर दिया।
तो इसलिए इसको मारना जरूरी हो गया था। इसके पास बीजेपी के आरएसएस के काले चिट्टे थे। तो ये सारा का सारा दिमाग डाइवर्ट क्यों करा गया था? क्योंकि चाइना हमारे अंदर घुस रहा था, नेपाल हमें लताड़े मार रहा था, भूटान हमारा पानी रोक रहा था। तो और ये डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई इनको और करनी थी। और हम विकास दुबे करते रह गए। पीछे से टमाटर 80 रुपए हो गया। लो भाई कर लो बात, टमाटर 80 रुपए, 100 रुपए, सारी सब्जियों के रेट जो है वो हाइक कर दिए, महंगे कर दिए। और हमें विकास दुबे के चक्कर में फंसा दिया। विकास दुबे। और ये वही विकास दुबे है जब ये पुलिस वालों को एनकाउंटर करके उनको शहीद करके दहशतगर्द आतंकवादी भागता है, तो ये स्ट्रीम मीडिया, ये भगुआ आतंकवादी आईटी सेल की रखेल मीडिया एक न्यूज नहीं बनाती। लेकिन जब ये सरेंडर करता है तो मानो ये ऐसे दिखाती है जैसे बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर जो है अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हो, जैसे भगत सिंह हो, जैसे नेहरू हो, जैसे गांधी हो, वो आत्मसमर्पण कर रहे हो अंग्रेजों के सामने। एकदम हीरो बना के दिखाती है, देखो विकास दुबे ने वहां पर सरेंडर कर दिया। लेकिन इतनी कमीन मीडिया है फिर भी ये नहीं कहती कि मंदिर, महाकाल मंदिर के अंदर से सरेंडर करा, वहां भी मंदिर को साइड में ले जाती है। तो ये ड्रामा है। उसके बाद ये देखिए कि इनको तो एनकाउंटर करना था, उसके बाद एनकाउंटर हो जाता। एनकाउंटर करने के बाद ये सारे ब्राह्मण बिलों से निकल कर आ जाते हैं। मैं उन सारे ब्राह्मणों को 100% नहीं कह रही, मैं उन ब्राह्मणों को टैग कर रही हूं जो इस मोदी सरकार के फेवर में हैं, जो आरएसएस सोच वाले हैं। बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो अभी भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आवाज उठा रहे हैं, इस गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, यहाँ की बर्बादी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो दलितों की आवाज बने हुए, मैं उनको नहीं कह रही। लेकिन जो चंद मुट्ठी भर ब्राह्मण थे, यूपी के थे, वो ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे कहते हैं देखो ब्राह्मण मार दिया, देखो योगी जो है ब्राह्मणों का दुश्मन है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये ड्रामे हैं। जब इसने मारा था, जब इसी विकास दुबे ने, भारत के विकास पुत्र ने, योगी के विकास पुत्र ने जब 10 पुलिस वालों को शहीद करा था, तो ये ब्राह्मण जो है अपना सीना 56 इंच का कर रहे थे और कह रहे थे देखा ब्राह्मण पावर, हमने क्या धूल चटा दी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यानी पुलिस, यानी यहाँ का सिस्टम इनसे अगर टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, ये सिस्टम की धज्जियां उड़ा देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ठोक ठोक तंत्र बना दिया। लोकतंत्र के नाम पे इस वक्त यूपी का नाम जो है वो ठोक तंत्र प्रदेश होना चाहिए और चल रहा है वहां पर। तो ये सारा षड्यंत्र जो रचा गया, ये आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए रचा गया। अब भाई कल तो एनकाउंटर हो गया उसका, अब पब्लिक फिर पुराने मुद्दे पे आ रही है, पूछ रही चीन में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, परेशान है पब्लिक। अब इन्होंने कहा क्या करें, तो इन्होंने अपना जो पिट्टू है ना, पिट्टू पालतू अमिताभ बच्चन, आप जानते होंगे, संघ की गोद में पला बड़ा है, अमिताभ हमारी कुछ मदद कर, तू ही कुछ कर। तो उसने कहा क्या करूं, तो उसने कहा जा कोरोना कह के ना तू अस्पताल में जाके पड़ जा। एक तो अस्पताल का नाम टैग हो गया, अस्पताल फेम हो गया। फिर दूसरे गंजू से कहा, अनुपम खेर से, गंजू तू भी कुछ कर। तो गंजू ने कहा मैं क्या करूं, अच्छा ठीक है मैं अपनी सास को और माँ को कह देता हूं कि वो भी हैं। तो ये सारे के सारे नौटंकी बात जो ये खुद आरएसएस के तलवे चाटते हैं, आरएसएस की चौखट पे पड़े रहते हैं, ये जल्दी जल्दी जाके हॉस्पिटलों में एडमिट हो गया कि हमें कोरोना हुआ है, ताकि सारा का सारा मीडिया, सारे डायपर भक्त जितने भी हैं, गोबर भक्त, हगीज भक्त जो है, ये सारे के सारे अपने भगवान के चक्कर में लग जाए। हाय हमारा अमिताभ मरने वाला है, हाय उसको कोरोना हो गया, क्योंकि पूरे भारत को कोरोना होता है, मर जाए कोई बात नहीं। पूरी हुकूमत इस वक्त, पूरा सिस्टम को कोरोना होता है, कोई बात नहीं मर जाए। हाँ, भक्तों के, भगवानों को, उनके खानदान वालों को कोरोना नहीं होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल था ही नहीं। ये सारा ड्रामा है। आप देखिएगा 3-4 दिन बाद नया मुद्दा आएगा, ये अपने घर को जाएगा। ये सिर्फ ड्रामा है। और आप ही सवाल करो, अमिताभ बच्चन के घर में लॉक सिस्टम है, स्विट्जरलैंड के अकाउंट आप एक दफा को खोल लेंगे, घर का एक दरवाजा नहीं खोल सकते आप। टोटल ऑटोमेटिक लॉक है, जिसके पासवर्ड सिर्फ अमिताभ को पता है। तो तुम तो खुद ही सोशल डिस्टेंस बना के रखते हो, तुम तो खुद ही सोशल बाइकआउट करके रखते हो, तो कोरोना कैसे तुम्हारे घर में आ गया, कैसे आ गया? सवाल बनता है जो जनता को पूछना चाहिए, ये आपको पूछना चाहिए। ये जो आप बावलों की तरह अमिताभ की न्यूज टैग करे जा रहे हैं, हाय हाय हमारे भगवान को कोरोना हो गया, तो ये सब फर्जीवाड़ा है, सब दिमाग डाइवर्ट करने का है। जैसे समित पात्रा ने करा था, जैसे केजरीवाल ने दिमाग डाइवर्ट करा था, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करा था और उसकी मां ने करा था, सेम टू सेम वैसा ही है। और अगर कोरोना वायरस है तो ये लोग मर के क्यों नहीं आते? और अगर हम नजला खांसी में, हाइपर टेंशन में, किडनी में, डिलीवरी में, एक्सीडेंट में हॉस्पिटल जाते हैं, तो यही हॉस्पिटल हमें मार के कहते हैं कोरोना वायरस, ठप्पा लगा देते हैं सी, यानी हम कोरोना वायरस से मरे। लेकिन ये नहीं मरते। क्यों भाई, ये क्यों नहीं मरते? कोरोना पे क्या इनके बाप का कॉपीराइट है? इनका कोरोना, इनका रिश्तेदार है क्या कोरोना? जिसको दिल चाहे कहते जा उसके घर चला जा, उसके चिपट जा। कोरोना पे सिर्फ मुसलमानों का कॉपीराइट है,
कोई कॉपीराइट नहीं है। इन्होंने क्यों, वजह साफ है, जो फैक्ट मैं दे रही थी वो सही है। भारत में कोरोना है ही नहीं। ये शाहीन बाग को खत्म करने के लिए कोरोना लेकर आए और जीडीपी को छुपाने के लिए लेकर और भारत को और बर्बाद करने के लिए ये कोरोना वायरस लेकर आए थे, ताकि आपको घरों में रह रह के सड़ाया जा सके। लॉकडाउन के नाम पे आपको इतना बर्बाद करा जा सके कि आप इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठाएं, सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज ना उठाएं, आप ये ना कहें कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और अभी आप देखिए कोरोना वायरस है, इन्हीं के बगौल है। 6 जुलाई, अभी 3-4 दिन पुरानी बात बता नहीं, 6 जुलाई को लक्ष्मी नगर, जहां पर खुराजी में लेडीज प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वहां पर वाल्मीकि और मुसलमानों की एक कॉलोनी को तबाह कर दिया गया, तोड़ दिया गया। बरसातें हो रही हैं, बारिश हो रही है, और इन्हीं के बगौल कोरोना भी हो रहा है। तो कोरोना सिर्फ इनके यहां हो रहा है, मतलब ये मकान तोड़ते फिर रहे हैं, ये मुसलमानों को बर्बाद करते फिर रहे हैं, ये दलितों को बर्बाद करते फिर रहे हैं, तब इन्हें कोरोना दिमाग में नहीं आता। कहां मर गया उस वक्त केजरीवाल जब वो मकान टूट रहे थे। और मकान जब तुम्हें अभी पता चला कि वो इलीगल है, 100 साल से वहां पे लोग रह रहे हैं, आधार कार्ड, बिजली का बिल, आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब इशू है, फिर भी मकान तोड़ दिए गए। क्यों तोड़े भाई आपने मकान? वजह साफ है कि सिर्फ ये मुसलमानों को और दलितों को फिर कमजोर करना चाहते हैं। ये फिर दिखाना चाहते हैं कि तुम सड़कों पर आ जाओ, तुम हुकूमत से कोई सवाल ना करो, तुम मत पूछो कि वहां पर क्या हुआ, तुम मत पूछो कुछ। आंकड़ा दिखाएंगे, किसी न्यूज में आपने देखा, स्ट्रीम मीडिया ने आपको दिखाया कि वो हजारों की तादाद में जो मकान तोड़ेगा। अब मेरी बात पे यकीन है, जाकर देख कर आए, लक्ष्मी नगर में जाकर देख कर आए, जमुना के किनारे बड़े अच्छे अच्छे मकान बने थे और सारे गरीब गुरबा थे। कोई कूड़ा बीनने वाला था, कोई घरों में झाड़ू देने वाला था, कोई भंगी था, कोई कुछ था, सारे ऐसे ही लोग थे, बहुत गरीब थे। मुसलमान सारी घरों में सफाइयां करती थी। उनके मकान जो उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे बनाए थे, उनके मकान इस गवर्नमेंट ने तोड़ दिए। और ये केजरीवाल, ढोंगी केजरीवाल, मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, तूने कैसे मकान तोड़ने दिए? ये अब भौंक ना, दिल्ली के दंगों में तो तू बड़ा तांडव मचा रहा था कि नहीं तेरे हाथ में पुलिस नहीं थी, अब तेरे हाथ में एमसीडी भी नहीं है, तेरे हाथ में कुछ है भी, तो फिर तू क्यों झुंझुना लेके बैठा हुआ है? मोदी को ही दे देना दिल्ली की हुकूमत भी, कम से कम हमें यकीन तो कि आरएसएस के पास हो। चल निकल, पतली गली से निकल। क्यों आया था झाड़ू फेरने? तूने पूरे दिल्ली पे झाड़ू फेर दी। तू तो करप्शन पे झाड़ू फेर रहा था, तू तो आरएसएस पे झाड़ू फेर रहा था, तू तो बीजेपी पे झाड़ू फेर रहा था, तूने तो उल्टी झाड़ू घुमा दी, तूने तो हमारे पे झाड़ू घुमा दी। तूने तो विकास दुबे वाला हाल करा कि जैसे वो उसका भाग रहा था, वो उल्टा उल्टा भाग रहा था, उसके सीने पे गोली लगी भागते हुए इंसान के, ऐसे ही तूने करा हम तेरे साथ। तो तूने हमारी शक्लों पर झाड़ू फेर दी, पूरे दिल्ली को बर्बाद करने का तूने बीड़ा उठा रखा है इस वक्त। तो सवाल बनता है, और ये सवाल आप करेंगी, जनता करेगी। मैं दलितों से पहले ही कहती चली आ रही, प्लीज जागो दलितों, जागो, आवाज उठाओ। ये भारत आपका है, ये किसी चौकीदार का नहीं, ये आरएसएस का नहीं, ये आपका है। आपके पूर्वजों ने इसको आजाद करवाया था। कब तक गुलाम रहोगे? तोड़ दो ये जंजीरें, कब तक गुलाम रहोगे? और अभी जैसे मैंने आपको कल भी परसों भी अपडेट दिया था कि इस वक्त जो ये पूरा का पूरा दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है, क्यों करी जा रही है? वन ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, जो जनरल हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है। बड़े बड़े ऑफिसर हैं रैंक के जो रिटायर हैं, उन्होंने लेटर लिख के कहा है मोदी हमें जवाब दे, मोदी हमें जवाब दे कि उसने झूठ क्यों बोला कि चाइना ने हमारी एक ही जमीन नहीं ली, और अगर नहीं ली तो फिर हमारे फौजी कैसे मारे गए, फिर गलवान झील पे चाइना क्या कर रहा है, फिर लद्दाख पे चाइना क्या कर रहा है। तो उस बात को छुपाने के लिए विकास दुबे आया, उसी बात को छुपाने के लिए अमिताभ बच्चन आया। तो ये सारा ड्रामा वो चल रहा है। उसके बाद बात यही नहीं थमती, बात उससे भी हाई लेवल की है। फौज में बगावत शुरू हो चुकी, मैंने परसों भी आपको बताया था कि फौज में बगावत शुरू हो चुकी, क्योंकि ये अब इतनी चालाक सरकार है, अपना ठीकरा फौज पे फोड़ रही है कि फौज जो है वो आतंकवादियों से जाकर मिल गई। इन्होंने क्या करा है कि उनके हथियार सीज करने शुरू कर दिए, स्पेशल फोर्स ऑफिसर जो हैं उनके हथियार छीनने शुरू कर दिए, और उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कश्मीरी आतंकवादियों के साथ हैं, क्योंकि वो बगावत पे उतर गए हैं कि तुम हमें बदनाम कर रहे हो, हमें मरवाए जा रहे हो, और फिर ये कह रहे हो कि चाइना हमारे अंदर एक ही। पहली सरकार है जो स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करती, बस हवा में चल रही है, जिधर को मुंह करा उठा के चल दिए। इनमें तमीज तो है नहीं। मैं पहले से कहती चली आ रही हूँ कि बीजेपी की सरकार जो है व्हाट्सएप एजेंडा लेकर आई है, तमीज पढ़े लिखे है नहीं। और आप देख लीजिए 101% चाइना का टोटल ठीकरा जो है ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब के सर फोड़ेंगे, उनके सर फोड़ के कहेंगे भैया इसकी वजह से हुआ, हमें तो कुछ पता नहीं। अगर आपको पता हो, राजनाथ साहब ने एडमिट करा था कि चाइना हमारी चौकियों में आ गया है, चाइना ने लद्दाख में घुसकर हमारी चौकियों को ध्वस्त करा है, सिर्फ राजनाथ साहब ने बोला था। तो टोटल ठीक रहा, इन्हें राजनाथ साहब के
सर फोड़ना है और उनको कहना भाई तुम जाओ जाओ। तो पहले ही बताया था कि राजनाथ साहब के का और मोदी का शाह का तीन तीन का आंकड़ा है, इनकी आपस में नहीं पड़ती। राजनाथ साहब से ये खुश नहीं है। अगर खुश होते तो राजनाथ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर होते, बिकम ए प्राइम मिनिस्टर राजनाथ साहब होते। उनका जो हक मार के इस चाय वाले को बिठाया गया, वजह साफ है, क्योंकि राजनाथ साहब का जो है आरएसएस से 3 का आंकड़ा रहता है, इसलिए उनका हक मारा गया। और देखो तो टोटल का टोटल ठीक रहा। आप देख लीजिएगा, राजनाथ साहब के सर फोड़ के कह देंगे भैया इसकी वजह से हुआ, यही है फाइनेंस मिनिस्टर। हालांकि इससे पहले किसी ने इस्तीफा दिया है आज तक? तुम्हारी पार्टी ने कितने बड़े बड़े गुनाह करें, कितने बड़े बड़े स्कैंडल करें, किसी ने इस्तीफा दिया है? नहीं दिया। तो मैं आपसे ही कह रही हूँ, ये आपको बेवकूफ बनाने की तैयारी है या आपको जाहिल बनाने की तैयारी। जाहिल तो इन्होंने हमें समझ ही रखा है, जाहिल तो समझ ही रखा है। कुछ भी न्यूज लगा देते हैं और हमें बावला समझते हैं। वो कल आपने देखा होगा, वो बावला दीपक चौरसिया कैसे कह रहा था कि शाहीन बाग, ये बाग वो बाग। क्यों शाहीन बाग पे क्या कमबख्त मारे? तू अंधा था, आंखें फूटी थी, तुझे पता नहीं है जिहादी मीडिया बम कि शाहीन बाग पे संविधान बचाने निकल रहे थे। महात्मा की पिक्चर थी, भीमराव अम्बेडकर की पिक्चर थी, भगत सिंह की पिक्चर थी। काणे दज्जाल तुझे पढ़ना नहीं आता? ये हरामखोर जिहादी बम मीडिया है। और वो हरामखोर कैंसर ज्यादा लकवा ज्यादा, वो क्या कह रही है? ताहिर का एनकाउंटर करो। कब होगा मौलाना साहब का एनकाउंटर? कब होगा? मारो या मरो। गुफा से निकल कर आई, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी रोड थोड़े खाली चल रहे हैं। तो कार में अगर सेक्स वीडियो वायरल हो गई तो क्या होगा? इसलिए गुफा में पड़ी हुई थी 2-3 महीने से, एक निकल कर आई और कहती है इन दोनों का एनकाउंटर कब होगा। तो मैं भारत के लोगों की तरफ से सवाल करती हूं, यहाँ की गवर्नमेंट से, कि हमें जवाब दे कि इन दोनों का एनकाउंटर कब होगा। कब कपिल मिश्रा का एनकाउंटर होगा, कब इस नागनी तिवारी का एनकाउंटर होगा जिसने दिल्ली में दंगे भड़काए थे।